वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ के एक और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट में टेस्ट नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। 60 टेस्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। ये 8वीं क्लास होगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हैं। जो आपका 2 और 3 फरवरी को आरओ मेंस है, उसके जीएस के 120 सवालों का 120 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पूरे सिलेबस का निचोड़ है, आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। ये टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके। आरओ 2026 की भी अगर शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं अभी से। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी हम देते हैं आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं और सिलेबस का पूरा रिवीजन टेस्ट के फॉर्म में करवा देते हैं और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज है ना, जितनी ज़रूरी चीज़ें एग्जाम के लिए वो सब आपको मिलेगा। चलिए, आज का सवाल सबसे पहले इसमें आपको गलत बताना है। कह रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी और प्रशासनिक कार्य यानी जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसके लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण हुआ था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। तो बताइए यहाँ पे आपका कौन सा जो है वो सही हो मतलब गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग करा था हमने चार्टर एक्ट 1853 से। किससे करा था अलग अलग? चार्टर एक्ट 1853 से, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है आप कौन सा गलत है। बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकें आयोजित करके संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के अनुच्छेद 363 में संशोधन करने की शक्ति में अंतर्निहित है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे गलत है आपका कौन सा अनुच्छेद, ये 363 नहीं 368 होना चाहिए था। यहाँ कितना होना चाहिए था? 368 होना चाहिए था संविधान संशोधन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। थर्ड में भी अब आपको सही की पहचान करनी है। आतंकवादी जो संगठन है पीपल्स वॉर ग्रुप, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक एक नक्सली नेता ने की थी और परेश बरुआ और अन्य लोगों द्वारा 1979 में स्थापित असम के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के माध्यम से एक संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अनुच्छेद 356, 18, 360, 148 कौन सा सही है या मिलान करना है, ये आपको देखना होगा। जैसे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की सबसे पहले बात करें, ये 356 में लगता है, ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। और एक 360 वित्तीय आपातकाल, 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का उन्मूलन और अनुच्छेद 148 कैग के बारे में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 संविधान के भाग है, इनको आपको मिलाना होगा। भाग 4, 4A, भाग 8 और भाग 9, ठीक है। तो मिलाइए इसको। संविधान के भाग 4 में है आपका डीपीएसपी, 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी, और वहीं पार्ट 8 की बात करें इसमें केंद्र शासित प्रदेश, और भाग 9 में है पंचायतें आपका, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा यहाँ सही है। सरलादि कृष्णस्वामी अय्यर ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है। संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और नीतूर श्रीनिवास राव भारत के प्रथम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ सही है आपका 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी होगी। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कारखाने में अगर रोजगार करना है उसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 14 होनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 23 या 24, तो ये में आर्टिकल 24 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही है सर।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी सही की पहचान करनी है। राज्य मंत्री परिषद यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसमें राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है भाई, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट्स की। कैग जो है राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री जो है राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो यहाँ कौन सा सही है? चारों यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में आपको बताना है यहाँ कौन सा गलत होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जो है 243 M के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। भारतीय संविधान ने शुरू में 15 वर्षों की अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। डायरकी वॉज एस्टैब्लिश एट द सेंटर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। BN राव भारतीय संविधान के सुलेखक थे। BN राव वॉज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए, BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, है ना। सुलेखक की बात करें या कैलीग्राफर, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, है ना। प्रेम बिहारी जी नारायण रायजादा, ठीक है। चलो अब इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है इन युद्धों को। बैटल ऑफ घाघरा, चौसा, सामेल, कन्नौज, कौन सा युद्ध कब हुआ है? तो बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ सामेल, बैटल ऑफ कन्नौज। तो घाघरा के युद्ध की अगर बात करें तो ये 1529 में होता है भाई। किसके बीच में होता है घाघरा का युद्ध? बाबर और आपका दूसरी तरफ कौन रहता है? महमूद लोदी, है ना, उनके बीच होता है। और बाबर जीतेगा भाई, मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हो जाती है ना। तो याद रखना, बाबर और वर्सेस लोदी, महमूद लोदी, है ना, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो ये 1539 में होगा बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। बैटल ऑफ सामेल की बात करें अगर तो ये 1544 में हो जाएगा आपका। शेरशाह सूरी और मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव राठौड़, उनके बीच में होता है ना। बैटल ऑफ कन्नौज ये आपकी 1540 में होता है। इसको बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही होता है ये भी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो आसानी से आप बता सकते हो, क्रोनोलॉजी यहाँ पे सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1893 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में भी आपको सही की पहचान करनी होगी। यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा और हजार सितून, कौन सा कहाँ पे है? जैसे 2.5 दिन के झोपड़े की अगर बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और बदायूं का जामा मस्जिद की बात करें, इसको किसने बनवाया बदायूं की जामा मस्जिद? तो ये इल्तुतमिश द्वारा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हजार सितून बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सही की पहचान करनी है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हस्ताक्षरित हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग का प्रतीक है। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल पर सहमत हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 में क्रोनोलॉजी देखनी है आपको। काकोरी ट्रेन डकैती, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, केरल में मोपला विद्रोह और चौरा चौरी कांड, ठीक है। तो इसको आपको क्रोनोलॉजी करनी है। काकोरी ट्रेन डकैती ये कब होती है आपकी? 9 अगस्त 1925 को होती है काकोरी ट्रेन डकैती। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की बात करें तो 23 दिसंबर 1926 को होती है। केरल में मोपला विद्रोह की बात करें तो 1921 में होता है ये।
चौरा चौरी कांड तो बहुत ही फेमस है, डेट भी याद रखना, 4 फरवरी 1922। चौरा चौरी 4 फरवरी 1922, मोपला विद्रोह 1921, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। तो यहाँ पे आपका क्रोनोलॉजी जो है बी हो जाएगी। चलिए 16 पे आ जाओ, इसमें भी देख लो आप कौन सा सही होगा आपका। महिमा गोसाई ने 1800 के दशक में द सत्य महिमा धर्म ऑफ ओडिशा की स्थापना की। नायर सर्विस सोसाइटी का गठन 31 अक्टूबर 1913 को मन्नाथू पदनाभाई पिल्लई द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशंस। तो यहाँ कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ तो एक पहला और चौथा, ये दो सही हो जाएंगे, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें तो ये जो है 1914 में हुई थी, 1913 में नहीं। और जो हस्तक्षेप की नीति नहीं, हाँ ये तो ठीक है, हस्तक्षेप की नीति। स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसने शुरू करा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ये, पर ये समय यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1793 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए 17 देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। राजा राम मोहन राय ने 1917 में डच वॉच मेकर डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए की थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी जो है इन्होंने 1817 में डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 में सही की पहचान करनी है। 1913 में एनी बेसन ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में एनी बेसन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को भारत में रक्त चूसने वाली संस्था बताया था। और 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान सैनिकों के किले के वास्तविक कमांडर थे। कौन सा यहाँ सही है? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसन ने 1916 में की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है यहाँ। दादा भाई नौरोजी ने 1843 में कलकत्ता में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। शिवदयाल साहब ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। अविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक थे। तो यहाँ कौन सा गलत है आपका? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर रुका था। और 18वीं शताब्दी में सॉल्ट पीटर और सूती कपड़ा बंगाल से निर्यात किया जाने वाली प्रमुख वस्तु थी। और बंगाल में वहीं पहली डच फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है? यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने 1664 में डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। देखिए आपको टेस्ट टफ भी लग सकते हैं, पर यहाँ कारण है, आप देखेंगे स्टेटमेंट वाइज हम क्यों रखते हैं, हम पूरे सिलेबस को टेस्ट के फॉर्म में रिवाइज करवा देते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है, सिलेबस के एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को टेस्ट के थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाए, है ना। खाना पूर्ति वाला काम नहीं है कि हम आपको बस खाना पूर्ति कराएं, ठीक है। तो इसको करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वो प्रतिहार राजवंश है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी। और भारत पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। और वहीं काकतीय राजवंश का संबंध जो है महिला शासक रुद्रमा देवी से है। तो यह कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे पुराणों पर मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वो प्रतिहार नहीं, बृहद्रथ राजवंश था, है ना। कौन था? बृहद्रथ राजवंश। 22 में देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी होगी आपको। दिग्ग निकाय के अनुसार चंपानगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 में से 8 महाजनपदों का उल्लेख है। और मौखरी शब्द का उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। और कनिष्क के रप्तक शिलालेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। तो कौन सा यहाँ गलत है भाई?
तो आप देखेंगे अंगुत्र निकाय में जो है भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 8 नहीं, है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कंबन तमिल रामायणम या राम अवतारम के लेखक है, जो 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई है, और स्कंदगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र में किया गया है। शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 था। और ऐहोल शिलालेख जो है एक जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, ऐहोल शिलालेख। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे गया ताम्रपत्र में जो उल्लेख है वो स्कंदगुप्त का है ना, सॉरी समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का नहीं, समुद्रगुप्त जो है उसका उल्लेख है गया ताम्रपत्र में। तो ये गलत है। 24 में सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, जो सैयद राजवंश का भी अंतिम सुल्तान था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभंडा या उंड थी। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ बी सही है सिर्फ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान जो है नसीरुद्दीन महमूद है, ठीक है, और ये तुगलक वंश का जो है अंतिम सुल्तान था, है ना, तुगलक वंश का, यहाँ सैयद नहीं तुगलक होना चाहिए था। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, ये इल्तुतमिश को मानते थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन कर रहा था ना, इसको हम इल्तुतमिश को मानते हैं, ठीक है। 25 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्द अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, जो दिल्ली का चौथा शहर है। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली शेरशाही नामक शहर बसाया था, जो दिल्ली का छठा शहर है। तो अब यहाँ गलत की बात करें अगर, तो कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे जहांपनाह नगर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। योजनाएं हैं, ये राष्ट्रीय योजना समिति, गांधीवादी योजना, विश्वेश्वरैया योजना, सर्वोदया योजना। सोचो भाई, इसमें से एक तो याद ही होगी, हो सकता है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें या राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी थी। गांधीवादी योजना 1944, और विश्वेश्वरैया प्लान की बात करें तो ये 1934। सर्वोदय योजना तो आज़ादी के बाद की ही है, 1950। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 में गलत की पहचान करनी है। 20 सूत्री कार्यक्रम जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई एक व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास पहल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। और भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है सिर्फ, क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम या 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है इसको हमने 1975 में शुरू हुआ करा था प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2005 में पारित की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को लागू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बाद में 2 अक्टूबर 2008 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। और सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में राचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के प्रकाशन से हुई थी। तो कौन सा यहाँ गलत है? तो देखो जो नरेगा है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको 2008 नहीं 2009 में बदला गया था। अभी तो वीबी राम जी हो गया, ये अब 2009 में बदला गया था। 29 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1991 में मानव विकास सूचकांक बनाया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिसमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का अन्वेषण किया गया है। और 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 को अपनाया था। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो है
1990 में इन्होंने मानव विकास सूचकांक बनाया था 1990 में। ठीक है, चलिए। और दोस्तों देखिए, हमारे ROE मेंस की जो पूरी तैयारी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ टेस्ट सीरीज़ या आप क्विज़ लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, या 2026 के प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। ROE 2026 की पूरी तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन की कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़, क्विज़, डाउट क्लियरेंस, पूरी तैयारी के लिए आपको सजग करेंगे हम। तो ये हमारी ऐप भी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी 30 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। यदि बाजार व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम हो तो इसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं भाई। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान मूल्य में कटौती के बाद किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी, क्योंकि एक वर्ष के दौरान जो मूल्य कटौती के बाद किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना, NDP बोलते हैं उसको। यानी यहाँ होना चाहिए नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम निकालते हैं GDP से डेप्रिसिएशन को हटा के। क्वेश्चन 31 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 50% या उससे अधिक है तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम या स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है 2006 से प्रभावी हुआ है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 32 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इंद्रधनुष योजना अगस्त 2015 में प्रस्तुत हुई थी। भारतीय भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड एक 11 अंकों का कोड है जो प्रत्येक बैंक के चेक पर मुद्रित होता है, और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की जो घोषणा है अप्रैल 2000 में हुई थी। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 33 में सही की पहचान करते हैं। कह रहे हैं बाजार समाजवाद शब्द का श्रेय पोलिश अर्थशास्त्री ऑस्कर लांगे को दिया जाता है, और डॉक्टर वार्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, और उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत का दुग्ध उत्पादक भी कहते हैं। भारत सरकार 18 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है सिर्फ। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार जो है वो 22 कृषि फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती। कितनी? 22 फसलों के लिए। चलिए 34 देख लेते हैं। 34 में आपको सही की पहचान करनी है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला चौथा सही हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी झारखंड से लगेगी, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा आपको पता होगा हिमाचल से नहीं लगती, MP से लगती है, क्योंकि सबसे छोटी सीमा हिमाचल से लगती है। तो इसलिए पहला चौथा सही है। चलो फिर इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है 2024-25 के। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4% के लक्ष्य के अनुरूप में रहेगी, और WIPO की बात करें रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है दुनिया का तीसरा यानी दूसरा सबसे बड़ा जो है निर्यातक बन गया है। ठीक है, एक्सपोर्टर की बात करें तो दूसरा हो गया। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो WIPO की रिपोर्ट है इसमें भारत 5वें नहीं 6ठे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2019 को आई। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना 7 जनवरी 2014। राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन 2017। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा?
तो गरीब कल्याण रोजगार योजना की बात करें, ये आई थी 2020 में, ठीक है, तो ये इसलिए गलत है, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में सही की पहचान करनी है आपको। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और श्रीलंका की एक संयुक्त परियोजना है। फरवरी 2012 में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को लागू करने के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा स्टेटमेंट, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भारत और नेपाल के बीच में है, श्रीलंका नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी बतानी इसमें आपको। गिर शेर परियोजना, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग, गिद्ध संरक्षण परियोजना या हाथी परियोजना, इसकी क्रोनोलॉजी मिलानी है आपको। तो गिर लॉयन प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट मस्क डियर की बात करें तो ये 1974 में हुआ था, प्रोजेक्ट मस्क डियर। वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये काफ़ी लेट है, 2006 का है। एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1992 का है। तो इस प्रकार से 1 2 4 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में सही की पहचान करनी है आपको। प्रायद्वीपी नदी विकास योजना के तहत 25 अगस्त 2015 को केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू हुई है। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में निर्मित सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देश की पहली नदी झील जोड़ो परियोजना जो है, नदी झील जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश में 2005 में बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा नदी जोड़ो के रूप में शुरू हुई है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसके कारण दिखता है। मरीचिका जो है यानी मिर्च पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ 2 और 3 सही है, ठीक है, क्योंकि साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना ये कारण है आपका इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कह सकते हो इंग्लिश में, है ना, इंटरफेरेंस। चौथा क्यों गलत है? तारे टिमटिमाते अपवर्तन के कारण, है ना, स्कैटरिंग के कारण, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कह सकते हो, रिफ्रैक्शन बोल दो, है ना, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, यानी 2 और 3 ठीक है। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही होगा। मोरीबंद डेल्टा जो है, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपखंड है। मोरीबंद डेल्टा क्षेत्र देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में गंगा नदी के दक्षिण में है। कौन सा सही हो जाएगा? तो यह दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 42 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। पवन की ताकत का अनुमान लगाने के लिए आज भी ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है भाई। ब्यूफोर्ट स्केल जो है मरुस्थल की सतह और अन्य खुले क्षेत्रों पर हवा के प्रभाव के दृश्य अवलोकन के आधार पर हवा की गति को माप है। और ब्यूफोर्ट स्केल मूल रूप से 1805 में सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा समुद्री संदर्भ में पवन की गति के विवरण को मानकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ब्यूफोर्ट स्केल जो है ना, इसका काम क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल समुद्र की सतह और खुले क्षेत्र जो है उसमें हवा के जो प्रभाव है उनका अवलोकन करता है, ठीक है। मरुस्थल की सतह नहीं, यहाँ होना चाहिए तो समुद्र की सतह। 43 में भी गलत की पहचान करनी है। भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, यानी आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं भाई, यानी डायग्राम में अगर कहें तो ये ऊपर जो है 66.5 डिग्री ये है आपका आर्कटिक सर्कल और नीचे है अंटार्कटिक सर्कल। और ग्रहों में शुक्र को गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी वीनस हैज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वीनस के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन सा गलत है? देखिए आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल वीनस का ज़्यादा है ना, इसलिए कहते हैं जिसका वीनस स्ट्रांग है उसको लाइफ में लग्जरी बहुत मिलती है ना, लग्जरी। आप बढ़िया साफ सुथरे रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, बढ़िया परफ्यूम लगाइए, इससे वीनस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ये जो है ग्रहों का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ पे डालेगा। जितने भी लोग आप देखेंगे लग्जूरियस लाइफ जीते हैं उनकी वीनस काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए वो तो खैर एस्ट्रोनॉमिकल बात हो गई। तो यहाँ 43 में डी हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ग्रहों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता भाई, हो तुम मानो या ना मानो होता है। अब तो ऐसे तो कोई नहीं मानता था, अरे सूर्य और चंद्रमा की कोई कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी टाइड्स कैसे आते हैं?
भाई जब ये पास आते हैं गुरुत्वाकर्षणी के कारण तो ये टाइड्स आते हैं, तो जब इतना विशाल समुद्र पे इन छोटे से ग्रहों का फर्क पड़ता है तो हमारा जीवन तो बहुत तुच्छ है। बाकी जो मानता है वो चलता है भाई, ये भी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, सबको पता भी नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 में गलत की पहचान करनी है। गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लासिस, इन्होंने 1791 में नेबुलर परिकल्पना दी थी। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। कौन सा सही है? पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ये बृहस्पति है, शनि है, और आपका बृहस्पति है, शनि है, मंगल, इन पे बड़ी मात्रा में विद्वान है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ठीक है, ये ठीक है। गलत है पहला दूसरा, क्योंकि जो लाप्लासे इसने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया 1796 में, और जो अंतरिक्ष यान में आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ये गलत है, क्योंकि आकाश का रंग कैसा दिखता है अंतरिक्ष यान में बैठ के? काला दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है। क्वेश्चन 45 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है अर्थ की जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस वेरी क्लोज टू थुम्बा in South India at 9 degree north 77 east, hence considering it is suitable for satellite launch, Thumba Equatorial Rocket Launching Station has been established here। यानी इक्वेटर के पास जो है दक्षिण भारत में थुम्बा जगह, वहीं से सारी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं क्योंकि यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा मिल जाता है इक्वेटर के पास। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम जिले में है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला सही है सिर्फ, क्योंकि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटिंग केरल में है ना, केरल जो है केरल के पास पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम में। चलिए 46 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी, इसका उद्गार केवल हिंद महासागर में होता है। मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय घाटियों तक फैली है। मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्वार होता रहता है। तो यहाँ सही कौन सा है भाई? दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी जो है इसका उद्गार सभी महासागरों में होता है, केवल हिंद में नहीं, सारे ओशन में होंगे। मिड ओशियन रिज वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं ऑल ओशियंस में। 47 इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है जलवायु परिवर्तन में जो सबसे बड़ा योगदान है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 82.5 डिग्री झुकना है। कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए करते हैं, और फेरेल का नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? सिर्फ दूसरा तीसरा, क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। कितनी है? 23.5 डिग्री। 48 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। चांदी आमतौर पर अम्लीय आग्नेय चट्टानों में शीशा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित होती है। चांदी का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी की खदानों से भी चांदी प्राप्त होती है, और राजस्थान राज्य में जवार की खदानें चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही की बात करें तो 1 2 3 सही, चौथा गलत है, क्योंकि राजस्थान में जवार खदानें जो जस्ता के लिए या जिंक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, जस्ता या जिंक के लिए। 49 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। नेपाल में हाल ही में खोजी गई काजिन सारा झील दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात न आने का मुख्य कारण समुद्र की सतह का तापमान उच्च होना है। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा गलत हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि जो मेन रीज़न है साइक्लोन जो नहीं आते हैं साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में इन ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ सी है ना, यहाँ पे टेम्परेचर इनका कम होता है इसलिए। चलिए 50 देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको कहाँ पे बोलते हैं? रोका, लदांग या कुनुको, मुसाले। तो इसमें से एक तो याद ही होगा मुझे लगता है, कोई भी आपको। लदांग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही याद होगा लोगों को, मलेशिया में है लदांग, मलेशिया में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। रोका कहाँ बोलते हैं? ब्राज़ील में।
कोनुको की बात करें, कोनुको ये वेनेजुएला में बोलते हैं। वेनेजुएला काफ़ी न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है। वेनेजुएला में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? कोनुको। मसोले बोलते हैं ज़ायरे में, मसोले ज़ायरे, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं बारी सागर दोआब, छाछ दोआब, बिस्त सागर दोआब, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। तो कौन सा सही है? जैसे बारी सागर दोआब कह रहे हैं सिंध और झेलम, तो बारी सागर दोआब सिंध और झेलम गलत हो जाएगा। फिर छाछ दोआब झेलम और चिनाब, ये ठीक है। बिस्त सागर दोआब रावी और चिनाब, ये भी गलत हो जाएगा। भाई बिस्त नाम ही आ रहा है, ब्यास और सतलज है ना। बिस्त में क्या आ रहा है? ब्यास और सतलज आ रहा है, व्यास और सतलज। बारी 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 सोचो, री यानी रावी आ रहा है और बा से ब्यास आ रहा है, तो ब्यास और रावी हो गया है ना। और सिंधु और झेलम, इंदस और झेलम की बात करते हैं अगर, तो यहाँ सिंध दुआब आ जाएगा है ना। तो ये सिर्फ गलत है, मतलब दूसरा जो है सही है सिर्फ। चलो 52 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है नदियों की प्रौढ़ावस्था के संबंध में है, यानी रिलेशन टू द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। इस अवस्था में नदी घाटियां जो है वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। इस अवस्था में नदी में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं भाई। और इस अवस्था में मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी बेसिन बनाती हुई प्रवाहित होती है। तो कौन सा यहाँ सही है? तो सिर्फ पहला दूसरा यहाँ आपको सही देखने को मिलेगा, तीसरा आपका यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि इस अवस्था में जो मुख्य नदी है वो व्यापक होती है और विस्तृत होने से जो बाढ़ के मैदान वो तो पाए जाते हैं, पर इसमें जो घाटियाँ हैं उनके भीतर ही नदी जो है विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है ना। घाटी भीतर नदी वैसे नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? विसर्प बनाती हैं, या इंग्लिश में मैं बात करूँ अगर तो क्या बनाएंगी? मिएंडर्स बनाएंगे ना, मिएंडर्स बोलते हैं उनको, विसर्प। तो पहला दूसरा ठीक है। चलो 53 पे आ जाते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चाहे तो। दमन गंगा सिंचाई परियोजना पूर्वी गुजरात के वलसाड जिले में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर है। और गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पे है भाई। और पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट या पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पट्टनमथिट्टा जिले में पंबा नदी पर स्थित है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 2 और 3 सही है, क्योंकि दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो है ये आपका पूर्वी गुजरात नहीं दक्षिण गुजरात में पड़ेगा, है ना। पूर्वी नहीं दक्षिण गुजरात में है, यानी साउथ गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? कह रहा है चंदौली, कान्हा, माधव या फॉजिल नेशनल पार्क। तो कौन सा नहीं है भाई एमपी में? तो भाई चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता ही है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बाकी ये तीनों आपका एमपी में ही हो जाएंगे। 55 में कह रहा है कौन सा सही है बताना है भाई। मानस टाइगर रिजर्व सिक्किम, नामदफा अरुणाचल और अमराबाद टाइगर रिजर्व एमपी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व झारखंड। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे अगर हम बात करें सही की, तो यहाँ सिर्फ दूसरा सही है, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि मानस टाइगर रिजर्व ये असम में है आपकी, ये कहाँ पे है? असम में है। और अरमाबाद टाइगर रिजर्व की बात करें ये तेलंगाना में पड़ेगा, तेलंगाना। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो बिहार में है। बाघ जनगणना 2022 के रिपोर्ट में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2024 को भारत की बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3167 हो गई, जो 2018 में 2967 थी। पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 6.7% की वृद्धि हुई है। और भारत दुनिया की 70% से अधिक जंगली आबादी जो है वो बाघ आबादी का घर है, मतलब अधिक जंगली बाघ आबादी का घर है भारत में ही। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 अप्रैल 2023 को जो है भारत की जनगणना के 2022 के आंकड़े प्रस्तुत हुए थे। ठीक है, अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, यानी किसको कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुंदरवन कब है? 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व मिला। सिमलीपाल रिजर्व 1994 में। डिब्रू साइखोवा जो है बहुत फेमस असम का 1997 में। दिहांग दिबांग अरुणाचल का ये हो गया आपको मिला 1998 में। सिमलीपाल पता ही होगा आपको, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। यानी क्रोनोलॉजी सी हो गई, 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट। 58 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कर्नाटक अनामुडी हाथी रिजर्व, तमिलनाडु श्री विल्ली पुथूर हाथी रिजर्व,
परियार हाथी रिजर्व केरल, रायला हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे अनामुडी हाथी रिजर्व जो है कर्नाटक नहीं केरल में है, ठीक है। बाकी तीनों ठीक है। 59 में भी आपको गलत की पहचान करनी होगी। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, वन अनुसंधान संस्थान भोपाल, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वन अनुसंधान संस्थान है ये भोपाल में नहीं है, उत्तराखंड में है, देहरादून में है, ठीक है। 60 में सही बताना है सैक्रेड ग्रूव्स और स्टेट कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे हैं आपके, जैसे पवित्र वन आंध्र प्रदेश, देवराय पन्ना गोवा, देवराय देवगुड़ी महाराष्ट्र और गुमखाप मोहाक कर्नाटक। तो यहाँ कौन सा सही है? तो आप देखेंगे सैक्रेड फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश ठीक है, देवराय पन्ना गोवा ठीक है, देवराय देवगुड़ी महाराष्ट्र और गुमखाप मोहाक ये गलत हो जाएगा। गुमखाप मोहाक मणिपुर में है, ये मणिपुर में है सैक्रेड फॉरेस्ट, यानी 1 2 3 ही सही है दोस्तों। और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे RO मेंस की जो आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें जैसे 2026 के लिए भी आप करेंगे मेंस की, तो उसमें GS की पूरी 400 नंबर की तैयारी आपको 100 डे वाइज क्लासेस में, उसके साथ पूरे नोट्स सब्जेक्ट वाइज और 10 फुल एंड टेस्ट भी मिलेंगे। पूरी हिंदी की तैयारी भी आपको कराएंगे 100 नंबर की और 60 नंबर ऑब्जेक्टिव वाली भी। इसमें टेस्ट भी रहेगा, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस सब कुछ रहेगा। और ऐसे की भी पूरी तैयारी मॉडल ऐसे के साथ आपको करवाई जाएगी। 30 नए ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, 30 मॉडल ऐसे भी देंगे, यानी 60 ऐसे आपको मिल जाएंगे। हिंदी की कमियों को भी दूर करेंगे आपको। पेड क्विज आपको मिल जाएगा 900 में, पूरे पेड क्विज की तैयारी मतलब GS का निचोड़ मिल जाएगा जिसमें। तो पूरी तैयारी 400 नंबर की मेंस की और 2026 की पूरी प्री की भी आप कर सकते हैं इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, या हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वहाँ से भी चीज़ें मिल जाएंगी। 61 इसमें आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। राष्ट्रीय जल मिशन या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा आइए देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें 2011 में ये आया था, और हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात करें अगर, तो ये कब आया था? 2010 में आया था। जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन ये 2008 का है, और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात करें 2014-15। तो यहाँ पे आपका C सही हो जाएगा। चलो इसमें देख लो भाई कौन सा सही मैच कर रहा है। जंगल बचाओ आंदोलन 1990 के दशक में आया, जंगल बचाओ एक आंदोलन 1983, फिर बलियापल आंदोलन 1986, टिहरी आंदोलन 1980। कौन सा यहाँ सही है? तो यहाँ सिर्फ 2-3 सही हैं, क्योंकि आप देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन ये 1980 के दशक में आया था, और चौथा गलत है अगर टिहरी आंदोलन, ये भी 1990 के दशक में आया था, है ना। चलो फिर 63 नंबर यूपी बजट 2025-26 में गलत की पहचान करनी है। लोक लेखा से शुद्ध प्राप्तियाँ जो है 10,500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व अधिशेष से 89,516.36 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का 2.58% है। राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का 2.97% है। और वहीं 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल ऋण जो है वो इतने करोड़ रुपए है, जो कि GSDP का 29.4% है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है। लोक लेखा से शुद्ध प्राप्तियाँ की बात करें क्योंकि, तो ये 9,500 करोड़ रुपए हैं। कितनी है? 9,500 करोड़। चलो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में फिर से गलत की पहचान करनी है। यूपी में जो कुल वन आवरण है वो कितना है? 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। कुल वन आवरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.25% है, 24। और 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, गलत की पहचान करनी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इतने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 61,500, आवास योजना के लिए 54,832। तो गलत की बात करें अगर, तो कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इसके लिए 63,500 करोड़ आवंटित करें। कितने? 63,500 करोड़। 66 में नवीनतम कृषि डाटा के संदर्भ में सही सवाल बताना है कौन सा है। जर्मनी में चावल की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। जापान में मक्का की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। और भारत में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ डी सही है, क्योंकि आप देखेंगे जर्मनी जो है ये गलत है। जापान जो है विश्व में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, यहाँ जापान होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है, ये भी गलत है, यहाँ जर्मनी होना चाहिए, यहाँ जर्मनी हो जाएगा। और जापान में मक्का की उत्पादकता सबसे ज़्यादा, ये गलत है, यहाँ अमेरिका होना चाहिए था। चलो अब फिर खनिज डाटा है, इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। चीनी विश्व में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। घाना विश्व में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली विश्व में कॉपर एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि गोल्ड का अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो बात करेंगे दुनिया में तो वो चाइना ही है, आपका चाइना। चलिए 68 में आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, दलहन अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही है? तो यहाँ आप देखेंगे मेरठ में आलू वाला ठीक है, चारागाह अनुसंधान झांसी ठीक है, दलहन अनुसंधान कानपुर में, वनस्पति अनुसंधान जो है आपका ये देखने को मिलेगा आपको लखनऊ में, ठीक है, यानी 1 और 2 ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ और लखनऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडेज एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, 1887 में बनी थी। BHU 1916 की है भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 हो जाएगी। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें अगर तो ये 1 साल बाद 1921। लखनऊ में एक भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी काफ़ी फेमस है, 1927 में बना था, बहुत पूछा जाता है। सी हो जाएगा। 70 में भी आपको सही की पहचान करनी है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर, भीतरगांव मंदिर कानपुर नगर, दिगंबर जैन मंदिर चित्रकूट। तो कौन सा सही है? तो पहला दूसरा तो ठीक है। भीतरगांव मंदिर जो है ये भी कानपुर नगर नहीं, कानपुर देहात में पड़ जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, कानपुर देहात में पड़ता है, कानपुर नगर में नहीं। और दिगंबर जैन मंदिर की बात करें अगर तो ये कौशाम्बी में भाई, कौशाम्बी में, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तो ठीक ही है। अब इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। गोरखपुर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, अंबेडकर नगर भगत सिंह को फांसी, अशफाकुल्ला खां को फांसी अयोध्या में और राजेंद्र रेड्डी को फांसी गोंडा में। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो एक काकोरी ट्रेन जो थी कंस्पायरेसी, उसके थ्रू किसको किसको फांसी हुई थी, तो 1, 3, 4 तो ठीक है। अंबेडकर नगर में भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, राम मनोहर लोहिया का जो है जन्मस्थल है, आप कह सकते हो ये। बाकी पहला सही है, गोरखपुर में फांसी राम प्रसाद बिस्मिल को, अयोध्या में अशफाकुल्ला खां को, राजेंद्र रेड्डी को गोंडा में, ठीक है। अब इसमें भी 72 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। राज्यों में सबसे ज़्यादा मेला इटावा में मथुरा में लगता है कह रहे हैं। और सर्वाधिक अवनालिका कटाव या मैक्सिमम गली इरोजन इटावा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कानपुर नगर। और चित्रकूट नगरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। गाजियाबाद अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे मथुरा ठीक है, मैक्सिमम गली इरोजन इटावा। लार्जेस्ट सिटी अगर सिटी पूछें लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो कानपुर नगर हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के लिए चित्रकूट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अनुसूचित जातियों को सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौशाम्बी में है। कहाँ पे है? कौशाम्बी में, है ना, याद रखना। यानी 1, 2, 3 ठीक है। 73 में भी सही की पहचान करनी होगी। अब यहाँ कौन सा सही है? मुबारकपुर आजमगढ़ हथकरघा एवं सूती वस्त्र, रामपुर जूट उद्योग, मुरादाबाद हथकरघा एवं सूती वस्त्र, शाहजहाँपुर कालीन निर्माण। तो यहाँ कौन सा सही है? मुबारकपुर आजमगढ़ हथकरघा एवं सूती वस्त्र ठीक है, कालीन निर्माण शाहजहाँपुर ठीक है। रामपुरी चाकू चलती है, आपको पता होगा वहाँ, और पीतल के बर्तन वगैरह तो मुरादाबाद में बनते हैं, हथकरघा नहीं। तो ये 2 गलत है। और सही कौन सा है? 1 और 4। 74 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही होगा? कड़क शाह की मज़ार फतेहपुर, और बावनी इमली शहीद स्थल कौशाम्बी, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, शहीद स्थल छावनी बस्ती। तो यहाँ पे सही कौन सा है?
देखो फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज ठीक है, शहीद स्थल छावनी भी ठीक है। बावनी इमली शहीद स्थल जो है ये फतेहपुर में है, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में पड़ेगा। और कड़क शहर का जो मज़ार है ये आपकी कौसाम्बी में पड़ेगी, ठीक है, यानी 3-4 सही है। 75 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। ये प्रमुख लोकगीत हैं और ये क्षेत्र हैं, जैसे इसूरी फाग कौरवी क्षेत्र में, रागनी ढोला संवाग पश्चिमी क्षेत्र में, लावड़ी और बेहतर बिल रोहिलखंड क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। इसूरी फाग जो है, इसूरी फाग ये आपका कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पड़ेगा, है ना, तो ये गलत है। 2, 3, 4 ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है हेलोक्लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है सैलिनिटी ग्रेडियंट इन वाटर, और आइसोहाइट्स समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, और आइसोहेलाइन समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, और पिक्नोक्लाइन एक जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो पहला चौथा यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। आइसोहेलाइन की बात करें क्योंकि समुद्र में बताता है लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, यानी यहाँ होना चाहिए था आइसोहेलाइन। और आइसोहाइट्स की बात करें अगर, तो समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ना। लवणता की बात करेगा तो आइसोहेलाइन, समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने की बात करेगा तो आइसोहाइट्स, ठीक है। 77 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की तुलना में कम होता है, इसलिए छोटे बुलबुले ट्यूब में एक दूसरे के संपर्क में आने पर छोटे हो जाते हैं, जबकि बड़े बुलबुले बड़े हो जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन आमतौर पर ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ दूसरा सही होगा यहाँ, क्योंकि छोटे बुलबुले में जो गैस का दबाव है बड़े बुलबुले हैं उनकी तुलना में कम नहीं अधिक होता है, इसलिए आप देखेंगे छोटे बुलबुले ट्यूब में एक दूसरे के संपर्क में आने पर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। 78 में गलत की पहचान करनी है। अल्ट्रासोनिक पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग कलाई घड़ियों, डिस्प्ले डिवाइस और शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। और श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आपका पहला गलत है, क्योंकि मैक संख्या में व्यक्त करते हैं हम लोग पराध्वनिक पिंडों को। किसको व्यक्त करते हैं? पराध्वनिक पिंडों, या जो सुपरसोनिक बॉडीज होती हैं, है ना, सुपरसोनिक, जैसे जेट प्लेन वगैरह चलते हैं। 79 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर उबलने लगता है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों यहाँ सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। परम शून्य तापमान पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान को केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री केल्विन के रूप में परिभाषित करते हैं। परम शून्य तापमान को सेल्सियस पैमाने पर -273.15 डिग्री के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ पहला तीसरा सिर्फ सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि जो परम शून्य तापमान है इसको केल्विन पैमाने पर हम लोग 0 डिग्री केल्विन को परिभाषित करते हैं, 0 डिग्री, 100 नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। चलिए 81 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम, मतलब जिसके समस्थानिक या आइसोटोप्स के अलग अलग नाम है। टाइटेनियम में समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक है, और कृत्रिम आइसोबार रेडियोधर्मी तत्वों से बीटा कणों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे नंबर ऑफ आइसोटोप जो सबसे ज़्यादा है वो पोलोनियम के हैं, पोलोनियम, ठीक है। 82 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। चांदी हवा में मौजूद सल्फर यौगिकों के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बनाती है। लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1, 2, 3 ठीक हो जाएंगे आपके।
83 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। ब्रिटिश भौतिक विज्ञान सर जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज का श्रेय 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, और आपका न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। ठीक है, चलो 84 देख लो, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। रेयॉन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोल का उपयोग टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। और पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किसका? आयोडोफॉर्म का। तो यहाँ पे सही यानी करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 85 में भी सही की पहचान करनी है आपको। यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहा है ह्यूमन बॉडी में थायराइड है, यानी मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। लार्जेस्ट नर्व जो ह्यूमन बॉडी की है वो है आपकी साइटिक नर्व या साइटिक तंत्रिका। ग्लूटस मैक्सिमस ये मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। और मोनोसाइट ये मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आपको चारों सही देखने को मिलेंगे। 86 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। पौधे का भाग और कौन सा भाग आप खा सकते हो, जैसे पौधे का तना, गन्ना, प्याज, आलू का खाते हैं। जड़ खाते हैं सरसों, पालक, मेथी की। पत्तियाँ गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, फूल गोभी। कौन सा सही है? आसान है काफ़ी ज़्यादा भाई। जो प्याज, गन्ना, आलू ये आप तना खाते हो, फूल गोभी का फूल खाते हो। जड़ें जो खाते हैं गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, पत्तियाँ इन सब की खाते हैं हम लोग। तो इसलिए मैथ्स तो सिर्फ 1/4 कर रहा है ना। अब 87 में सही की पहचान करें तो लाइजोसोम कोशिका का आत्मघाती थैला है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। और गुणसूत्र आनुवंशिक विशेषताओं का वाहक है। और राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो ये चारों ठीक है। 88 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। आलू स्तंभाकार कंद का एक उदाहरण है। लहसुन बल्ब का उदाहरण है, जबकि शकरकंद कंद का उदाहरण है। कौन सा सही है? तो ये तीनों ही यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों हमारे आर के मेंस के और 2026 के पेड के ग्रुप चल रहे हैं, प्री के भी मेंस के भी, जिसको आप तैयार कर सकते हैं पूरा 400 नंबर की प्रिपरेशन के लिए। और नोट्स भी मिलेंगे आपको, टेस्ट भी मिलेगा। और ये सारे टेस्ट भी आप अभी के लिए ले सकते हैं जिनका मेंस 2-3 फरवरी को लगा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। मॉर्फिन कह रहा पौधे के जो है अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है। एट्राविन, क्लोरोक्विन आदि दवाओं का उपयोग मलेरिया के निदान के लिए होता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े सहतूत के पत्तों पर प्रजनन करते हैं। सहतूत, अनानास और कटहल के फल को सोरोसिस कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। चलिए इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कॉर्क जो है ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जिसका वनस्पतिक जो नाम है वो कैरकस सूबर है। और मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है शिनकोना, जो कि क्विनन नामक एक एंजियोस्पर्म पौधे की छाल से प्राप्त होती है। और पोस्त के पौधे का वनस्पतिक नाम जो है वो पापावर सेमरियोफेरम, और इसे आमतौर पर ओपियम पोस्त कहा जाता है। तो कौन सा यहाँ सही होगा भाई? तो यहाँ पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो मलेरिया के उपचार के लिए जो कि प्रमुख औषधि है वो आपकी कौन सी है? क्विनन कह सकते हो। और सिनकोना तो है जो एक एंजियोस्पर्म पौधे की छाल है ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सिनकोना कर लो, इधर क्विनोन कर लो। चलिए 91 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंदौर MP। और ग्रामीण विकास अनुसंधान तेलंगाना। और राष्ट्रीय साइट्रस अनुसंधान के नागपुर महाराष्ट्र। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो आप देखेंगे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, ये नई दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये गलत है, बाकी ठीक हो जाएंगे। 92 में भी गलत की पहचान करनी है। 10वीं कृषि जनगणना जो है उसके संबंध में गलत बताना है। देश में भूमि जोतों का जो औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर है। देश भर में कुल 14.6 करोड़ जोतों में से 2 करोड़ 38.2 लाख भूमि धारकों के साथ
उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। जोतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में 12.74% दर्ज की गई है, यानी जो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ होल्डिंग्स में वो एमपी में हुआ है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 93 में गलत की पहचान करें अगर, कौन सा गलत है? सिट्रस कैंकर पौधे का एक रोग है जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होती हैं। आलू के पौधे का जो गुच्छेदार शीर्ष है रोग विषाणु के कारण होता है। तंबाकू के मोज़ेक रोग में पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। और पौधों के बैक्टीरियल ब्लाइट रोग में पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे पड़ जाते हैं जो अंततः भूरे रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ दूसरा गलत है। गुच्छेदार शीर्ष रोग विषाणु के कारण जो होता है वो आलू के पौधे का नहीं है, केले के पौधे का है ना। यहाँ केला होना चाहिए था, केले के पौधे का। 94 में गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई प्रजाति पूसा बेकर विकसित की है। धान के खेत में पानी के रिसाव को कम करने के लिए खेतों में पंख भंजन विधि अपनाई जाती है। और केलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड और एथेरेल का जो है यूज़ हम लोग करते हैं। कौन सा गलत होगा भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। 95 में देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एसबीआई को हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 चुना गया है। और भारत सरकार ने हाल ही में अडानी पावर के 1600 मेगावाट के कोयला आधारित गोंडा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो 95 हुआ था अपना। 96 नंबर देखते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। भारत को हाल ही में खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कोप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। जापान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर 27 अक्टूबर 2025 को JPYC नामक दुनिया का पहला येन आधारित स्थिर मुद्रा लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। 97 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में जो है बुरेवेस्टनिक नामक एक परमाणु ऊर्जा चालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, 26 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का 11वां सदस्य बन गया है। और प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को भौतिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में मरणोपरांत वर्ष 2025 के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? करंट अफेयर्स का सवाल है ये, तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में भी करंट अफेयर्स का सवाल है, कौन सा सही है ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 26 अक्टूबर 2025 को INS सतलज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवा के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील के क्षेत्र को कवर करते हुए एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पार किया है या पूरा किया है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा सहयोग के लिए 14 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण शुरू किया है। और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल करते हुए DRDO ने हाल ही में 32,000 फीट की ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन सा यहाँ सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। 99 देखते हैं, भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बावेजा की आत्मकथा जो है दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, इसको 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा हूँ उन्होंने अपनी दुर्लभ और रोमांचक आत्मकथा जो है इसी में अपने 4 दशकों से अधिक के पत्रकारिता जीवन के अनुभवों को साझा किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये दोनों ठीक है। यहाँ 100 देख लेते हैं। 100 में भी आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक ऐतिहासिक पहल रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है।
नासा ने हाल ही में पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्रग्रह की खोज की पुष्टि की है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हाल ही में कुल $20 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और 2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कुल और नई निवेश प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही है। पंजाबी मनोरंजन जगत के प्रिय हास्य कलाकार और अभिनेता जसविंदर भल्ला हाल ही में 22 अगस्त 2025 को 65 वर्ष की आयु में निधन हो गए। हॉलीवुड स्क्रीन आइकन और सनडाउन्स फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक जो है रॉबर्ट रेडफोर्ड हाल ही में 16 सितंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और महान क्रिकेट अंपायर हेरोल्ड डीकी बर्ड का हाल ही में 23 सितंबर 2025 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों ठीक है। चलिए 102 में देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मादद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की जो न्यायमूर्ति हैं प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता जो हैं अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनाया गया है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तीनों ही ठीक है। यहाँ 103 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान आपको करनी है। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल निवेश विकल्प को मंजूरी दी है। खतरनाक कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भारत ने हाल ही में ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की है, जो दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत डिजिटल निगरानी प्रणाली करेगी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और निगरानी प्रणाली में आमूलचूल सुधार लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 3D लेजर आधारित नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन तैनात किए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए 104 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का मनाया गया है। हाल ही में 10 अक्टूबर 2025 को सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य विषय के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में 27 सितंबर 2025 को पर्यटन और सतत परिवर्तन थीम के साथ विश्व परिवर्तन दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे। यहाँ पे 105 नंबर देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को पणजी गोवा में एक सांस्कृतिक समारोह में FIDE विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों, टेस्ट, वनडे, T20 में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। 106 में आपको सही की पहचान करनी है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध इतिहासकार सुनील अमृत ने हाल ही में अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। भारतीय राज्य असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को हाल ही में संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और भारत की शेरी सिंह ने हाल ही में मनीला, फिलीपींस में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो यहाँ कौन सा सही है? यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। चलो 107 देखते हैं। अब 107 में भी सही की पहचान करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2025 बुलेटिन में हाल ही में प्रकाशित एक नई अध्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में UPI लेन देन तीव्रता के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। HDFC बैंक ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए अपनी तरह की पहली वाणिज्यिक पहचान QR
माई बिजनेस क्यूआर पेश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दिल्ली स्थित एनबीएफसी दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र 22 सितंबर 2025 को रद्द कर दिया है। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलो 108 देखते हैं। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा सही होगा? सिंगापुर पहले स्थान पे, दक्षिण कोरिया दूसरे पे, जापान तीसरे पे, भारत 87 पे। कौन सा सही होगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा ठीक है, पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे साउथ कोरिया, तीसरे पे जापान है, भारत का स्थान जो है ये 85 है। ठीक है, यानी 1 2 3 ठीक हो जाएगा। 109 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों के वैश्विक व्यापार और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कोडेक्स समिति ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हब्स के 8वें सत्र में निम्नलिखित में से किन 3 और मसालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानकों को अंतिम रूप दिया है? तो बड़ी इलायची, दालचीनी, धनिया या वनीला, किसको दिया भाई मानकी रूप? तो ये हो गया लार्ज कार्डेमम और कोरिएंडर और वनीला। 134 हो जाएगा इसका। ठीक है, करंट का सवाल था ये भी। चलिए करंट अफेयर्स का एक और सवाल देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट @2047 इसके तहत लोगों से सुझाव मांगने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मकसद है 2047 तक राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हर जिले में महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की घोषणा की है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न की है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों ठीक है। चलो इसका सही क्रम बताना है भाई। पल्प, प्रिंटिंग, पेपर, प्रोक्योरमेंट, पब्लिशिंग। बहुत ही आसान है, पेपर बनाने का तरीका है एक तरह से। भाई सबसे पहले क्या होगा भाई? पल्प तैयार होगा, यानी लुगदी। पल्प से बनेगा पेपर, पेपर से होगी प्रिंटिंग, है ना। प्रिंटिंग के बाद उसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद प्रोक्योरमेंट करेगा आदमी। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें लुप्त संख्या आपको बतानी है भाई, बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। देखो 4 और 3 7, 7 का क्यूब है ये। 5 3 15, 15 का क्यूब है ये। ऐसे 7 4 11, 11 का क्यूब क्या हो जाएगा? आप निकाल लो, 1331। यदि 5 अप्रैल को कह रहा बुधवार है, तो उसी वर्ष 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा? निकाल लो भाई, आराम से निकाल सकते हो इसको। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ये हो जाएगा बुधवार। 1992 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ये आपको बताना है भाई। 47, 64, 69 या 51। 1992 का कैलेंडर किसके बराबर होगा? तो ये 1964 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेता है। जैसे मोहन का ये है, मोना का क्या हो जाएगा? मोहन का और मोना का क्या हो जाएगा? तो ये 6784 हो जाएगा। माधव बाएं से 24वें स्थान पर और राघव के दाएं 6वें हैं। जो दाएं से 33वां है और वह माधव और श्याम के बीच में है, तो श्याम के बाएं क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज करो और निकालने की कोशिश करो, 12वां आंसर हो जाएगा। ये भी लुप्त संख्या इसमें से अगर आपको बतानी है तो लुप्त संख्या आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ देखो 15 और 25 क्या हुआ है? 40। 15 25 क्या हुआ? 40। और 14 और 16 भी क्या हो रहा है? 40। ऐसे 28 12 40 है, तो 19 11 भी 19 11 11 19 21 भी 40 हो जाएगा। इस वाले का देखो क्या हो जाएगा आंसर? 95 हो जाएगा। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी का किससे है? प्रदूषण, डॉक्टर, स्वच्छता या जीवाणु। बहुत ही आसान भाई, स्वच्छता से है ना। इसमें देखो क्राउड को 64 लिखा है, तो फ्रूगल को क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67। ठीक है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 8 टेस्ट मैं दे चुका हूँ उसको, आराम से उसके वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आप रिवीजन